चलिए रखिए, स्वागत है। खास करके बात तो हमें आज करनी है जो यूरोपीय जो देश हैं जहाँ से आपका संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिनसे संघर्ष होता है, पहले हम उन पर चर्चा करेंगे कि भाई संघर्ष तो उन्हीं से हुआ था। तो चर्चा भी, शुरुआत भी हमें उन्हीं से करनी है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले उस समय जो सत्ता में थे, भारत के जो गद्दी पर आसीन थे मुगल, क्योंकि शुरुआत में जो अंग्रेज भारत में आए या आपके जो पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, जो भी लोग देश भारत में एंट्री करते हैं, इनका संघर्ष या इस मुगलों से ही होता है, क्योंकि उसमें सत्ता पे काबिज जो भारत के थे, भारत के जो गद्दी पर बैठे हुए थे, वो मुगल ही थे। तो थोड़ा शुरुआत में जो अंतिम एक थोड़ा सा खाका मैंने बना लीजिए कि मुगल वंश में कौन कौन से थे, इसके बाद कौन गद्दी पर बैठता है। उसे परीक्षा आपके सिलेबस सामान्य ज्ञान में प्रश्न आपके यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन इतिहास की बात जो अगर खास नॉर्मली जो इतिहास की बात है, तो वहाँ पे जो आपका स्वतंत्रता संग्राम और आपका आधुनिक भारत है, उसी में से कुछ प्रश्न हैं आपके आने, 2 4 10 प्रश्न जो भी आपके आएंगे, मुख्य रूप से आपको खास करके आपको स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत पढ़ना आपको है। तो मैं सीधे उसी की तरफ ले चलूंगा। स्टार्ट में जो है, पहले मुगलों की बात थोड़ा जान लीजिए कि मुगल कौन थे, शुरुआत में कैसे कैसे क्या होता है। इसके पहले एक दिन हमने चर्चा किया था गुलाम वंश को लेकर के। वहां बताया था कि प्रथम बार जो अरबों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया। बताइए प्रथम अरब कौन था जो भारत पर आक्रमण किया, नाम बता दीजिए। कोई बोल दे। प्रथम अरब आक्रमण जो भारत पे होता है, मोहम्मद राजा दाही पर सिंध पर जो आक्रमण करता है, वो कौन था, क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम था। 712 ईस्वी में आक्रमण करता है और वहीं से जो है कि सल्तनत काल की नींव पड़ती है। और यह जो है सल्तनत काल का अंत जो होता है मुगलों के आक्रमण से होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 1526 में होता है। सल्तनत काल की जो शुरुआत होती है गुलाम वंश से होती है, बाद में खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम शासक जो था आपका, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से बाबर का सीधे संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में जो है कि बाबर जो है विजयी होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, और यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ती है। और अगर मान ली पूछ ले तो बाबर की गद्दी पर, बाबर जो यहाँ दिख रहा है आपको है, बाबर गद्दी पर किस युद्ध के बाद आसीन होता है, इसका जवाब आपका क्या रहेगा? इसका जवाब आपका रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोनों तो मुसलमान ही थे, उसमें शिया और सुन्नी वाली बात थी। मंगोल जो थे तैमूर के वंशज थे, मंगोल तैमूर के वंशज थे। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तो मुगलों का जो वंश था एक तरह से, उसका जो मुगलों का उसका संबंध कहेंगे तैमूर लंग, जो बात आती है कि मतलब एक तरह का लंगड़ा था पूरे भारत में आकर एक बार, तो इसका संबंध कहेंगे इस तैमूर लंग से है मुगलों का। और इस सिया संप्रदाय के थे, मतलब मुसलमानों में एक सिया और सुन्नी होता है। जो आपके इसके पहले सल्तनत काल जो था वो सिया वो सुन्नी वाले थे। ये सिया धर्म के अनुयायी, मतलब एक तरह से सिया और सुन्नी जो होता है मुसलमानों में, तो सिया वाले आपके मुगल थे, और सुन्नी वाले आपके जो है सल्तनत काल के वाले जो थे वो सुन्नी सिया। तो बाबर जो है 1526 के बाद गद्दी पर बैठता है। और बाबर के बाद बाबर का पुत्र देखिए हुमायूं है। 4 वर्ष का शासन बाबर भारत में करता है, उसके बाद बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ने के बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं का संघर्ष शेरशाह से होता है। शेरशाह भी एक बार जीत गया था, 2 साल कुछ कुछ वर्षों के लिए गद्दी पर शेरशाह बैठ गया था। बाद में पुनः हुमायूं आक्रमण करता है, पुनः गद्दी पर बैठता है। तो इसके बाद देखिए हुमायूं का पुत्र अकबर गद्दी पर बैठता है, और सबसे प्रतापी शासक, एक सहिष्णु शासक, जो भी कह लीजिए अकबर महान के नाम से जाना जाता अकबर है। और इसका मकबरा जो है सिकंदरा में है, आगरा में, आगरा जगह सिकंदरिया जो है वहां मकबरा इसका। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बाबर का मकबरा आगरा में है। मतलब तीनों लोग यहीं पे आके जो है भारत में इसका मकबरा बना हुआ है। अकबर का पुत्र नाम था जहांगीर, इसका मकबरा लाहौर में, लाहौर मतलब पाकिस्तान में है। जहांगीर का पुत्र शाहजहां इसके बाद गद्दी पर बैठता है। और शाहजहां के बाद आपका आता है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कट्टर शासक था, और इस्लाम धर्म को
प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम करता है यहाँ पे है। इसका मकबरा आपका औरंगाबाद दौलताबाद में है। कुछ महत्वपूर्ण शासक थे आपके मुगल वंश के। औरंगजेब तक जो है मुगल वंश जो था एकदम पूरे मजबूती पे था, और औरंगजेब के बाद के जो शासक आते हैं, बाकी लोग आते हैं, कहीं कहीं से उसमें कुछ कमजोरियां थी। इसी कारण था कि मुगल वंश का जो बाद में अंग्रेजों के द्वारा पतन भी होता है। एक चीज यहां से पुनः देख लीजिए तैमूर के बारे में। तैमूर तैमूर था कौन जो है? तैमूर पांचवा वंशज था। तैमूर के पांचवें वंशज में बाबर का जन्म होता है। और बाबर का शाब्दिक बताइए कोई, बाबर का मतलब क्या होता है बताइए कोई भाई? बाबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाबर उसे अरबी का शब्द है। बाबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शेर। बाबर का मतलब बाघ होता है। बाघ बाघ बाघ। कहते हैं इसको, है बाबर का शाब्दिक अर्थ बाघ है। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था उसके पुत्र का नाम। देखिए वही चीज, सारी चीजें जो वहां पे थी वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। हाँ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम यहाँ पे हैं। जो इसके वंशजों को लेकर के जहांगीर के बाद शाहजहां का नाम जो आता है, औरंगजेब का नाम आता है। जहांगीर, आप जानते हैं कि अकबर की शादी जोधा से हो। जोधा अकबर फिल्म में आई, जल्दी आई थी। आप सभी अक्सर लोगों ने देखा होगा, जोधा अकबर देखा होगा। अकबर की शादी क्या बोलते हैं, मान सिंह की बहन जो है जोधाबाई से होता है। शादी अकबर की होती है। बुआ थी। मान सिंह की बुआ थी। चलिए, मान सिंह की बुआ थी, उनसे शादी होती है अकबर की, और वहीं से जन्म होता है सलीम का। सलीम का जन्म होता है। सलीम का जन्म, लोग कहते हैं कि सलीम का जन्म जो हुआ था, एक जो सलीम नाम पड़ा इसका है, एक सिख सूफी संत थे, सलीम सलीम नाम था उनका, और आपके आगरा में ही रहते थे। उन्हीं के आशीर्वाद से लोग कहते हैं कि सलीम का जन्म हुआ था। मतलब खुर्रम नाम था शुरुआत में, इसका नाम था। जहांगीर का नाम क्या था? नहीं, खुर्रम नाम तो शाहजहां का था। तो शेखू बाबा कहता था अकबर प्रेम से। और चूंकि सलीम के आशीर्वाद से ही उसका जन्म, उसका नाम सलीम बाद में रख दिया जाता है। जहांगीर का नाम बाद में सलीम हो जाता है। पुनः सलीम से जो जहांगीर बनता है वो जहांगीर बन जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी जो है जहांगीर गद्दी पर बैठता है। और देखिए जहांगीर के खुसरो और शाहजहां ये सुपुत्र होते हैं। और इस दोनों में मतलब युद्ध चलता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है शाहजहां में और खुसरो में युद्ध होता है, और अंत में जो है कि शाहजहां जो होता है इस युद्ध में विजयी होता है, और मुगल वंश की जो है कि मतलब जो दायित्व है उसको संभालता है। शाहजहां के 4 सुपुत्र थे, देखिए नाम सबका लिखा हुआ है। औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। बहुत शार्ट में चल रहा हूं मैं, बहुत आगे पीछे नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में हूँ। 4 भाई थे, मतलब शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। इसमें सबसे बड़ा दारा शिकोह था। और शाहजहां का बहुत ही चहेता था। शाहजहां का क्या था? बहुत ही चहेता था। शाहजहां के अगल बगल मतलब दिल्ली में ही रहता था ये। और औरंगजेब से पटरी पटरी लगभग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये जो है कि थोड़ा सा धर्म और को बहुत ज्यादा तवज्जो देता था औरंगजेब। और शाहजहां जब अंतिम बीमार होता है तो दारा शिकोह, संघर्ष शुरू होता है, चारों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में जो है अंत में दारा शिकोह पकड़ा जाता है। और दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श सभी की हत्या करके औरंगजेब गद्दी पर जो है, औरंगजेब गद्दी पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इस तरह से शाहजहां का जो पुत्र जो चारों थे, इसमें शाहजहां के बारे में, दारा शिकोह के बारे में कहा मतलब प्रसिद्ध है कि ये संस्कृत का विद्वान था। मतलब हिंदू शासकों के साथ बाकी जो उसका व्यवहार बड़ा नम्र था। मतलब एक तरह शासक बनने की पूरी योग्यता जो थी दारा शिकोह में थी। जनता इसको मानती भी थी। लेकिन चूंकि संघर्ष में विजयी औरंगजेब होता है तो औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब के देखिए 4 सूत्र औरंगजेब के होते हैं। आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से जानते हैं, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श, 4 सुपुत्र इसके भी होते हैं। और इन चारों सुपुत्रों में बहादुर शाह प्रथम जो है, संघर्ष इसमें यहाँ भी चलेगा, खूनी संघर्ष होता है, सब लोग मरते पिटते हैं। अंत में बहादुर शाह प्रथम यहाँ गद्दी पर बैठता है। इसके भी 4 सुपुत्र यहाँ से होते हैं। अब यहीं से जो है कि यहाँ से मुगल वंश के जो है एक तरह से पतन का टाइम शुरू होता है। यहाँ से बहादुर शाह प्रथम ऐसा शासक था जिसके बारे में कुछ थोड़ा सा कुछ
मतलब मानते हैं लोग कि यहाँ तक ठीक था। यहाँ तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह का जब नंबर आता है, लोग यहाँ तक तो कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद जो है पूरी तरह से एकदम छोटा छोटा कार्यकाल लोगों का होता है, मुगलों के शासकों का होता है। और कोई अमीरों के द्वारा मारा जाता है, कोई 4 साल बाद वो गद्दी से उतारा जाता है, कोई कुछ होता, मतलब यहाँ से लगभग लगभग जानिए कि जो मुगल सत्ता थी लगभग मृत प्राय होने लगी औरंगजेब के, मतलब बहादुर शाह प्रथम के बाद। और जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है यहाँ से, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीजें इसके बारे में आप लोग को भी मिलेगा। जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है और इसको रंगीला बादशाह जो कहा गया, जहांदार शाह को जो रंगीला बादशाह कहा गया, क्योंकि ये शासन सत्ता में लगभग बहुत कम प्रतिभाग करता था, मतलब कोई नहीं था, मात्र गद्दी पर उसे बैठा दिया गया था। तो इस तरह से जो है जहांदार शाह के बाद एक कुछ बहुत छोटे छोटे समय के लिए लोग फखरुसियार कुछ समय के लिए शासक बनता है। देखिए यहाँ पे कई क्रम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 12 लिखा है, 13 लिखा है, यहाँ पे देखिए 15 है, 16 है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इस तरह मतलब जो दिख रही है सब चीजें आपकी हैं, मतलब शासकों के बनने का क्रम है, कौन शासक कब बना था। तो जहांदार शाह, फखरुसियार, 21 बीच में एक नाम बीच में और यहीं पे आता है, सैयद बंधुओं का नाम यहाँ पे आता है, जो परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है कि किंग मेकर की भूमिका में कौन थे। अंतिम जो मुगल वंश का जब पतन होने लगा तो वहां किंग मेकर की भूमिका में कौन थे। तो वहां पे मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? मेरी आवाज तो मिल रही है? हाँ आवाज आ रही है। चलिए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो अंतिम जो मुगल वंश का जब पतन शुरू होता है तो वहां पे जो अंतिम जो कहते हैं कि मतलब किंग मेकर की भूमिका में कौन होते थे, मतलब जिसको चाहे गद्दी बैठा, इसको चाहे उतार दिए, लगभग 3-4 शासकों को गद्दी पर बैठाने का जो 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 मिलता है वो आपके सैयद बंधु थे। 2 भाई थे, उसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, 2 नाम था इनका, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इनको सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। 4 बादशाहों को गद्दी पर बैठाए फटाफट, और फखरुसियर को तो कत्ल भी कर दिए थे लोग। फखरुसियर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका कत्ल करवा दिए थे लोग। तो इस तरह से जो सैयद बंधुओं को किंग मेकर की भूमिका में लोग रखते हैं कि इसने जो है 4 शासकों को गद्दी पर बैठाया, और इस तरह से यहाँ पे होता है। अंतिम देखिए, ये सब कोई मतलब नहीं है, इन सब पे ध्यान देने कोई अस्तित्व है, मतलब ही नहीं है कि इन पर ध्यान दिया जाए। सब अंतिम देखिए अकबर शाह, और सबसे अंतिम जो बादशाह बनता है मुगलों का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह जफर। रंगून में इसका निधन होता है, मैंने चर्चा भी कई बार इस पर किया है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रंगून में देहांत होता है। और दिल्ली में जो स्वतंत्रता संग्राम जब प्रारंभ चलता आपका है, तो दिल्ली से ये अगुवाई किया था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर क्या किया दिल्ली से था, दिल्ली से जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो प्रारंभ होता है, उसमें अगुवाई करने वाला दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर, बखत खां, और 3 लोग थे वहां से दिल्ली से थे। तो तीनों लोगों ने मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई किया था। बाद में पकड़ा जाता है बहादुर शाह जफर, इस पर केस चलता है, इसको रंगून माने बांग्लादेश को, बंगाल बर्मा भेज देते इसको, मैं वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती, वहीं पर इसको दफनाया भी जाता है। इस तरह से अंतिम जो मुगल वंश की जो समाप्ति जहां से हो जाती है वो बहादुर शाह जफर था। और इस तरह से जो है यहाँ से मुगल वंश का अंत हो जाता है। चलिए, अब हमको चर्चा करनी है कि क्योंकि इसी काल में जो है यहाँ पे मुगल वंश के काल में ही, मुगलों के अंत के साथ ही जो है, मुगलों के समय से ही अंग्रेजी कंपनियां भारत में आना प्रारंभ कर दी थी। जो अंग्रेजी कंपनियां थी, डच कंपनियां थी। अच्छा बताइए, पहले भारत में कौन आए थे भाई? अंग्रेज डच पहले भारत में कौन आए थे? डच अंग्रेज है। आज से डच आए थे। कौन आए थे पहले? डच पुर्तगाल। देखिए सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे आपके लिए बड़ा काम का है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। देखिए यहाँ सबसे पुर्तगाल। नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पुर्तगाली लिखा हुआ है, क्रम आने का क्रम जो इनके है, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, एक क्रम है इनके आने का। मतलब कई बार परीक्षा में इस तरह देख करके पूछा कि इनका आने का सही क्रम क्या है। तो आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 1498 ईस्वी में कौन आया था भारत में? आपका पुर्तगाल का जो था वास्को डी गामा, सबसे पहले भारत की धरती पर
जो व्यापारिक कदम रखता है उसका नाम था वास्को डी गामा। 1492 ईस्वी में, 1492 98 भाई, जरा देख लीजिए तो। 98 सर। 1498, चलिए ठीक, 1498, 92 98। 92 का जो नाम, 92 जो शब्द, जब शब्द आ गया मन में, इसके 92 भी एक कारण है। 92 में कुछ हुआ था। चलिए, तो 1498 ईस्वी में प्रथम बार भारत की धरती पर जो एक अंग्रेज आता है, मतलब यूरोप से यूरोपीय लोग जो आते हैं, वो आपका, उसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। उसके बाद देखिए, डच माने डच लोग आते हैं, हालैंड, डच माने हालैंड के निवासी थे लोग। ब्रिटिश माने इंग्लैंड के निवासी थे लोग, वहां से आते हैं। डेनिश, डेनमार्क, डेनिश का मतलब है डेनमार्क, डेनमार्क के निवासी थे लोग। फ्रांसीसी का मतलब है फ्रांस से है, फ्रांस के लोग थे। स्वीडिश का मतलब आपका जो है, स्वीडिश का मतलब आपका है आपका नीदरलैंड जो था, वहां पे नीदरलैंड, आपका स्विट्जरलैंड, जो आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर ही नीदरलैंड नहीं नहीं, नीदरलैंड अलग है। तो स्वीडिश का मतलब है वहां पे नीदरलैंड के लोग आए थे। इस तरह से जो शुरुआती व्यक्ति नाम से जो याद रखिएगा, पुर्तगाली पहले आए। पुर्तगाली में आप वास्को डी गामा को याद रखेंगे। डच कंपनियां भारत में पूरा एंट्री करते हैं। डचों के बाद जो है, उसके बाद आपके ब्रिटिश वाले आते हैं, ब्रिटेन के लोग। उसके बाद आपके डेनिश वाले आते हैं, डेनमार्क के आते हैं, फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग आते हैं। और सबसे अंत में आपके स्वीडिश के लोग, नीदरलैंड के लोग भारत में एंट्री करते हैं। एक क्रम कई बार परीक्षा में पूछा आपसे, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि कैसे कैसे आए थे। देखिए यहाँ पे जो कंपनियों का आने का जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कब कब क्या क्या स्थापना भारत में किए लोग, तो कौन से गवर्नर बन के आया था, कौन स्थल था, कहाँ पे अपनी स्थापना मुख्य रूप से की है। सबसे पहले पुर्तगालियों का नाम आता है। उनकी कंपनी का नाम था एस्टाडो दा इंडिया, एस्टाडो दा इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम यहाँ इन्होंने रखा था एस्टाडो दा इंडिया। पुर्तगाल के थे। 1498 ईस्वी में जो वहां पे, वही आपका नाम, प्रथम नाम किसका आता है 1498 ईस्वी में? वास्को डी गामा का नाम आता है। कालीकट के तट पर पहुंचा था। कालीकट कहाँ पड़ेगा बताओ भाई, किस राज्य में कालीकट है? कालीकट किस राज्य में है, कोई बता दे? अमेरिका, कालीकट किस राज्य में पड़ेगा? कर्नाटक। कालीकट आपका किसमें है? कालीकट आपका कर्नाटक में है। और उसमें शासक वहां का था जमेरिन। शासक का नाम क्या था वहां पे? जमोरिन या जमेरिन नाम से शासक था वहां पे। बड़ा इसका अवभगत करता है। और पुर्तगाल का जो आपका आया था वास्को डी गामा, वहां से पत्र लेके आया था, पुर्तगाल के राजा का पत्र लेके आया था। और कालीकट के दरबार में, जमेरिन के दरबार में पहुंचता है, बड़ा मान सम्मान होता है। वहां से काली मिर्च का व्यापार, काली मिर्च लाता है अपनी गाड़ी पे, मतलब काली मिर्च का अपने जो भी जो बेड़े के साथ आया, 60 बेड़ा लगभग थे उसमें, लगभग 60 जहाजों का बेड़ा था उसका। 60 जहाजों में काली मिर्च का व्यापार यहाँ से मतलब भरता है, उसको लेके जाता है वहां से। क्योंकि दूरी बहुत लंबी थी, जानते हैं आप, है कि पानी से यात्रा करनी थी, पानी से यात्रा करनी थी। पानी बहुत लंबा है। पुर्तगाल यहीं पे नहीं है, पुर्तगाल पूरा भारत के बाद हिंद महासागर में एंट्री करता है, हिंद महासागर से अफ्रीका महाद्वीप को टच करता है, उत्तर मासा से पुनः लौट करके जाता है वो। आपका पहुंचता कहाँ पे है? उसके बाद पहुंच जाता है वो, मतलब इंग्लैंड पहुंचता है वहां से। यहीं से एक चीज और यही जानना आपको है, भारत के खोज के चक्कर में अमेरिका की खोज हुई थी। भारत आने के चक्कर में किसकी खोज हुई थी? अमेरिका की। तब अमेरिका खोज किसने किया था, कोई बता दे? अमेरिका खोज किसने किया था, कोई बता तो दे। अमेरिका खोज करने वाला कौन था? वास्को डी कोलंबस नाम। नहीं नहीं, कोलंबस, वास्को डी गामा। कोलंबस। वास्को डी गामा तो भारत में प्रथम बार उत्तर मासा को लेते हुए आया था, पहुंचा था। लेकिन भारत आने के चक्कर में कोलंबस कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया वो। और अमेरिका खोज कब हुई थी, कोई बताए भाई हमको, अमेरिका खोज कब हुई थी? अमेरिका की खोज कब हुई थी? मिल नहीं रहा, कहीं पे था यहीं पे, चलिए कहीं मिलेगा अभी। अमेरिका की खोज इसके बाद हो जाती है। और वहीं पर एक शब्दावली बार बार परीक्षा में पूछता है कि एक जनजात वहां पे रेड इंडियन कहते हैं उनको, रेड इंडियन नाम उसका क्या है? रेड इंडियन अमेरिका में जनजाति एक है। तो जब कोलंबस अमेरिका पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ के लोग लाल लाल रंग के हैं, मतलब लाल रंग के लोग हैं यहाँ के। वो तो इंडिया के चक्कर में सोचता मैं इंडिया भारत पहुंच गया हूँ, पहुंचा था अमेरिका हो। क्या वो सोच क्या रहा था? मैं भारत आ गया हूँ।
तो वहां के लोगों को देखता है, कहता अरे लाल भारतीय तो हैं, लाल रंग के हैं ये, तो उनको रेड इंडियन नाम वही देता है। परीक्षा में कई बार पूछता है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं, कहाँ की जनजातियां हैं, इसका जवाब आप लोग क्या देंगे, अमेरिका के हैं। तो भारत के चक्कर में अमेरिका पहुंचता है वो, और वहां जाकर के देखता कि यहाँ के लोग लाल लाल रंग के हैं, तो उनको क्या कहता है, वो है, कहता अरे तो लाल भारतीय हैं, लाल रंग के हैं। तो तभी से उनका वहाँ की जनजातियों का नाम क्या पड़ जाता है, वहाँ की जनजातियों का नाम रेड इंडियन पड़ जाता है। तो इस तरह से मतलब भारत आने के चक्कर में कोलंबस पहुंचता कहाँ पे, अमेरिका पहुंच जाता है। लेकिन वास्को डी गामा जो है उत्तर मासा मतलब अफ्रीका महाद्वीप के बगल से होते हुए जो है भारत में जो है पहुंच जाता है, भारत की एंट्री करता है। भारत के लिए प्रथम बार समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था, वास्को डी गामा था। तो चलिए, तो कालीकट पहुंचता है, परीक्षा में कई बार पूछा भी है, इसको दिमाग में रखिएगा। कब आया था, 1498 में आया था, पुर्तगाली था, कालीकट के तट पर आया था, कालीकट कर्नाटक में पड़ता है। और प्रथम गवर्नर जो पुर्तगालियों को बना था उसका नाम था एफ डी अल्मीडा, एफ डी अल्मीडा नाम था उसका। 1600 ईस्वी में ये अंग्रेज आते हैं, इसके पहले ही अंग्रेजों से पहले डच भारत में, देखो ये आपका डच वाला, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों से पहले भारत में कौन आते हैं, डच आते हैं। डच कहाँ के थे, हालैंड के थे। 1602 ईस्वी में इनकी कंपनी स्थापित होती है, लेकिन देखिए इसकी 1600 में स्थापित हुई, 1602 में ये स्थापित हुई, लेकिन आने का जो मतलब कंपनी स्थापना तो 1602 में करते हैं, डच लोग करते हैं, लेकिन आने की बात अगर है तो अंग्रेजों से पहले डच लोग भारत में एंट्री कर चुके थे। लेकिन कंपनी की स्थापना जो इनकी होती है 1602 में होती है, अंग्रेजों कंपनी के 2 साल बाद होती है। तो ये भ्रम में ना रहिएगा पहले कौन आया, मतलब ये मत सोचिएगा पहले अंग्रेज पहले आए हैं। पहले तो आए भारत में हालैंड के लोग ही आए हैं, डच के लोग ही आए हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना जो हुई थी ये 2 साल बाद अंग्रेजों करते हैं। 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी यहाँ पर स्थापित होती है, और 1602 में हालैंड की कंपनी, डचों की कंपनी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए प्रथम कोठी इनकी जो बनती है सूरत में बनती। सूरत कहाँ पड़ेगा, हाँ बलदेव तो मजर, बताए भाई, सूरत कहाँ पड़ेगा, राम राम। सूरत कहाँ ड्यूटी में है इधर, ड्यूटी में सुबह। चलिए हाँ सुबह ड्यूटी में था अभी। अपना माइक बंद कर लीजिए श्रीमान जी, ड्यूटी हाँ, वाले। रात को 10 बजे खत्म हुई थी, आज सुबह लगा दिया। हाँ तो चलिए सूरत, हाँ शाम को आऊंगा, दोपहर में 3 बजे। क्योंकि बातें करना पड़ेगा इनसे। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, हाँ सर। अपना मॉर्निंग सर। माइक मैनेज कर लिया करिए, माइक मैनेज कर लिया करिए जब बात करने की ओके चीज हो तो। ओके सर। तो देखिए सूरत, सूरत में जो है कि कंपनी बनती डचों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम जो है कोठी बनी थी वो सूरत में बनी थी। सर टॉमस रो इनका प्रथम गवर्नर था। अल्मीडा जो था पुर्तगाल में प्रथम गवर्नर था अल्मीडा, और सर टॉमस रो जो है अंग्रेजों का प्रथम गवर्नर था। इसके बाद देखिए डच कंपनियां आती हैं, और मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम माने मछलीपट्टनम, जहां पे आज मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है भाई, कोई बताए। मछलीपट्टनम, इसी को पहले मछलीपट्टनम कहा जाता है। मछलीपट्टनम कहाँ पे है, ये भी आपका एक बंदरगाह है मछलीपट्टनम। बताओ भाई कहाँ पे मछलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश में सर है। आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम के नाम से आप जानते हैं, नाम इसका बदल गया है। ये भी आपका एक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और बर्चिन ओ इनका प्रथम जो है गवर्नर था इनका। डेनमार्की, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क के लोग भारत में आते हैं, और 1616 में इसकी कंपनी बनती है, सूता नामी। इसके बारे में पता नहीं कहाँ पे है ये। और हिंडसमान जो है इसका बनता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं बाद में अब है। देखिए आपको दो मुख्य रूप से अगर परीक्षा में गवर्नर के बारे में प्रथम पूछता है तो पुर्तगाली और अंग्रेज का खास करके आपको याद रखना है, अल्मीडा और सर टॉमस रो को ही याद रखना आपको। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता है कि मतलब प्रथम गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, या आपका जो है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आपका 2 लोगों का नाम पूछेगा, अल्मीडा का नाम पूछ सकता है, सर टॉमस रो का नाम पूछ सकता है, बस इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं वो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस से आई, फ्रांस की है, 1664 में अस्तित्व में आती है। सूरत में प्रथम कोठी बनती है इसकी है। सूरत आपका गुजरात में है। और काल्बर्ट और मार्टिन मार्टिन दो इसके जो है कि गवर्नर साथ में बनते हैं, स्वीडिश।
जो स्वीडन की कंपनी थी, और 1731 में गोहनबर्ग जो है और विलियम मुसेलिक्स इसका गवर्नर बनता है। देखिए मुख्य रूप से जो याद करना आपको यहाँ से, जो आपके परीक्षा में यहाँ से आएगा, जो जानना आपको है, प्रथम विदेशी कौन थे जो भारत में एंट्री किए थे, प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाल का नाम लेना आपको, पुर्तगाली थे। वास्को डिगामा का नाम आपको याद रखना। प्रथम बार कब आए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पहला वाला ही है 1498, कालीकट और एल्मेडा। ये पहला वाला विशेष रूप से इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि दूसरा ही महत्वपूर्ण आपका बनता है अंग्रेजों वाला, क्योंकि अंग्रेज ही भारत में पहले, भारत में आपको हरा करके बाद में गद्दी पर ही भी अंग्रेज ही आसीन होते हैं। तो दूसरा नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा यहाँ से अंग्रेजों से। अंग्रेजों से ही प्रश्न आपसे पूछेगा अंग्रेजों से पूछेगा या पुर्तगालियों से पूछेगा। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सूरत में। सर थॉमस रो गवर्नर बनता है। ब्रिटेन की कंपनी थी ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में जो है ये पदार्पण की थी। दो चीजें आपको यहाँ से याद रखना। एक क्रम पूछता है परीक्षा में, क्रम आपको याद कर लेना है भाई, आने का क्रम क्या लोगों का है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पूछ सकता है, इसमें से उल्टा पलटा करके प्रश्न आपसे घुमा सकता है। तो पुर्तगाली पहले आए, डच आते हैं, ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश और डच में दुविधा में पड़ेंगे आप। तो डच पहले थे, ब्रिटिश बाद में उसके आए हैं, डेनिश, डेनमार्क के लोग, फ्रांसीसी और स्वीडिश, स्वीडन के लोग। इस तरह आने क्रम इनका है। चलिए थोड़ा सा और आगे आ जाइए। चलिए उन सबसे पहले का, हाँ बताइए। चलिए थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूं। ये देखिए भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने का जो तरीका, मतलब खोजा कैसे गया, थोड़ा सा नेक्स्ट तक बारे में मालूम पड़ेगा आपको यहाँ से, कि मतलब कैसे कैसे कितना परिश्रम था पहले, मतलब व्यापार करना आसान काम नहीं, जान पे जोखिम था। देखिए पुर्तगाल, देखिए यहाँ पुर्तगाल पड़ता है। पुर्तगाल आपके यूरोप में है, यहाँ पे लिस्बन। अटलांटिक महासागर, देखिए अटलांटिक महासागर इतिहास, विश्व इतिहास देख पढ़ा, जो विश्व भूगोल पर आपने वहां देखा होगा आपने, ये आपका अटलांटिक महासागर है ये। और यूरोप जो आपका ये है, ये जो कंडीशन आपके यूरोप की है। और प्रथम बार जो है पुनर्जागरण जो शुरुआत होती है आपके यूरोप में ही होती है। आपके यूरोप में प्रथम बार पुनर्जागरण होता है, और वहीं से जो है कि सबसे प्रथम पुनर्जागरण में क्या होता है, धार्मिक आंदोलन चलता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है, भौगोलिक खोजों का काम शुरू होते हैं, होता है भौगोलिक खोजों में। चूंकि छोटे छोटे देश थे यहाँ के और संपन्न थे, तो ये लोग, समुद्र बगल में था इनके, तो समुद्र में नाव का निर्माण, जहाजरानी का निर्माण होता है। जहाजरानी मतलब बड़ी जहाजें बनती हैं, जहां पर आप कई सालों तक बैठ कर आराम से खाने पीने की व्यवस्था पूरी होती थी उसमें, उसके बाद फल फूल लगाते थे लोग, मतलब कई सालों तक आराम से यात्रा कर सकते थे, जहाजरानी में कर सकते थे आप। तो इन लोगों का यात्रा करना आसान हो गया। तो प्रथम बार जो है कि यहाँ से लंदन में, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में विलियम नाम का एक शासक था यहाँ पे, जिसने विशेष रूप से नावों की यात्रा में लोगों को बड़ा सहयोग करता है वो विलियम। इसको नाविक सम्राट के नाम से भी जानते हैं, पुर्तगाल का था वो। तो ये प्रथम बार जो है यहाँ से कई नाविक बेड़े यहाँ से बनते हैं, जहाजी बेड़े बनते हैं, जहाजरानियों के बेड़े बनते हैं, और जगह जगह पर लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, जगह जगह लोगों को खोज करते हैं लोग। देखिए यहाँ से पुर्तगाल आपका यहाँ पे है, और प्रथम बार वास्को डिगामा यहाँ पे एरोज द्वीप है, यहाँ पे आता है, पहुंचता है। यहाँ देखिए पहले यहाँ से निकला था, यहाँ से आया यहाँ पे, देखिए जो यात्रा दिख रही है आपकी पुर्तगाल वाली है। यहाँ से देखिए ये आपका, देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, ये देखिए आपका यूरोप का है, अफ्रीका महाद्वीप का है। ये कंट्री, ये देश किसका है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का है। इधर से पहुंचता है, और यहाँ से होते हुए जो वास्को डिगामा जो है, देखिए आपका उत्तर मासा आशा अंतरीप यहाँ पे है। 1947 में आशा अंतरीप पर पहुंचता है। उसका पुराना नाम जो था उत्तर मासा था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। परीक्षा में कई बार पूछता है कि वास्को डिगामा भारत कैसे पहुंचा था, इसका जवाब आपका है उत्तर मासा। पुराना नाम क्या था इसका, उत्तर मासा। आज का नाम इसका है आशा अंतरीप, इसका नाम आज है। 1947 में वास्को डिगामा यहाँ पहुंचता है। ये देखिए अब दक्षिण अफ्रीका जो आपका है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पे है, नटाल जगह थी, यहाँ पे यहाँ रुकता है। यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद पुनः यहाँ से निकलता है। और इधर देखिए एक मेडागास्कर, आपको परीक्षा में आपने पढ़ाया था उस दिन मैंने, मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है, मेडागास्कर जलधारा भी है। तो भाई मेडागास्कर कैसी जलधारा है, गर्म है ठंडी है, कोई बताए। आवाज मेरी मिल रही है आप लोगों को ना, मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को? यस सर, मिल रही। आ रही है सर।
बताइए भाई, मेडागास्कर जलधारा जो यहाँ दिख रही है, मेडागास्कर द्वीप भी जलधारा भी, बताओ जलधारा किस तरह की मेडागास्कर है ये? भी जल्दी बताया था मैंने, इसके बारे में जल्दी चर्चा मैंने किया था, मेडागास्कर के बारे में जल्दी चर्चा मैंने किया। बताइए जलधारा किस तरह की है ये मेडागास्कर? नहीं पता आप लोगों को? मेडागास्कर गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा मेडागास्कर है। चलिए, तो यहाँ से निकलते हुए देखिए, होते हुए जो है ये आपका ये जो चिन्ह तीर बन दिख रहा है आपको, ये है यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए जो है, और पुनः यहाँ देखिए गोवा, गोवा से पुनः आपका यहाँ पहुंचता है, गोवा पहुंचता है। गोवा से एक वहां से एक पर्यवेक्षक को लेता है वास्को डी गामा, और यहाँ से गोवा से कालीकट, कालीकट माने कर्नाटक, कर्नाटक पहुंचता है। और कर्नाटक में ही जेमोरिन से उसकी जो है कब पहुंचता है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1400 अगस्त 1948। देखिए अगस्त लिखा, अगस्त 1948 लिखा हुआ, 8 अगस्त या 9 अगस्त का डेट है ये, जब प्रथम बार कोई यूरोपी भारत की धरती को टच करता है। और कालीकट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1498 लिखा है। हाँ 1498 लिखा हुआ है, 1498 ही लिखा हुआ है। देखिए 1947 लिखा है यहाँ पे। अच्छा, इसका डेट नाम बदला गया है, इसका नाम चेंज किया हुआ है, इसका नाम बदला हुआ है, मतलब नाम का आसान तरीब कम नाम रखा गया है इसका, ये चीज दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ देखिए 1498 ईस्वी में यहाँ टच करता है वो पुर्तगाल के लिए, मतलब टच करता है यहाँ पे है, मतलब कर्नाटक टच करता है, कालीकट को टच करता है। इस तरह से जो है आपका प्रथम यूरोपी जो था आपके समुद्री मार्ग की खोज करके जो है इस तरह होते हुए यहाँ पे आपका यहाँ तक पहुंचता है। ये आपका था प्रथम बार यूरोपियों की पहुंच। मतलब सोचिए, सोचने वाली बात यह है, इतनी लंबी दूरी तय करना आसान काम है? कम से कम साल 1.5 साल तो यात्रा करने में ही लग जाएगा, साल भर तो नाव में ही बैठे बैठे बीत जाएगा बेचारे का। मतलब जो हम वर्ष की जो हम साल भर मनाते, साल भर जो हमारा बीतता है, पुर्तगाल से जब यहाँ से चला था ये, तो साल भर उसको किसमें लग गया? 1 वर्ष उसको जो है पानी में ही बीत गया उसका, वास्को डी गामा का। 1 वर्ष के बाद, लगभग 1.5 वर्ष के बाद यहाँ पे पुर्तगाल से जो यहाँ तक पहुंचता है, मतलब भारत पहुंचता है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान काम है? फिर भी वास्को डी गामा ये करता है, और कर करके यहाँ पे भारत पहुंचता है। यहाँ से मसालों का व्यापारी बनता है। यहाँ से जो मसाला जो 60 गाड़ियों में 60 जो है जलयानों में जो भर के ले जाता है, सारी जो है यात्रा का व्यय निकालने के बाद 60 गुना कमाई करता है वो, 60 गुना कमाई करता है। और वो 60 गुना कमाई पूरे यूरोप में क्या मचा देती है? पूरे यूरोप में जो है हलचल पैदा कर दी। भाई कितना कमाई कर लिया है, तो एक ही बार गया और 60 गुना कमाया, उसका मतलब 1 रुपये का 60 रुपया हो गया उसका। तो 60 गुना कमाई करने के बाद पूरा यूरोप पे चल दिया इधर कि चलो हम भी कमाई करने चलेंगे। मतलब यूरोप के लोग इतने मेहनती थे कि मतलब 60 गुना इतनी दूरी 1 साल ये पानी में यात्रा करके जो है पूरा यूरोप, डच, डेनमार्की, पुर्तगाल, डच, पूरे यूरोप के लोग ही जो भारत की तरफ जो निकल पड़े कि हम चल करके मसालों का व्यापार करेंगे, यहाँ से कमाई करेंगे। पूरा यूरोप ही भारत तरफ चल दिया। और वही नहीं, क्योंकि बीच में देखिए, बीच में कौन देश पड़ता है? यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप बीच में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप का ये कंडीशन है ये। तो पूरा अफ्रीका पर कब्जा अंग्रेजों ने किया। पूरे जो है भारत पर, जो भारत का देखिए है, देखिए भारत और ये पोर्शन भारत का है, पूरे भारत पर कब्जा अंग्रेजों ने किया। भारत के बगल में इंडोनेशिया पर कब्जा अंग्रेजों ने किया। पुर्तगालियों ने गोवा पे, और बाकी मतलब पूरे भारत में मिलेगा भाई, भारत में कब्जा कहाँ कहाँ पे कौन करता है, कहाँ पुर्तगाली करते हैं, कहाँ डच करते हैं, कहाँ डेनमार्की करते हैं। पूरे मतलब छोटा सा देश, इस यूरोप का छोटा सा देश जो है, पहले व्यापार करने के लिए यहाँ पे आता है, और व्यापार करने के बाद धीरे धीरे उसको लगता है कि यहाँ के लोग बड़े निकम्मे हैं, कमजोर हैं, क्यों ना सत्ता ही स्थापित कर ली जाए यहाँ पे। और यहीं से जो है, यहाँ से गोवा से होते इधर से घुसते घुसते ये लोग कलकत्ता पहुंचते हैं। यहाँ पे कलकत्ता यहाँ पे आपका है। और प्रथम बार अंग्रेजों की राजधानी जो बनती है, कलकत्ता बनती है। और कलकत्ता से ही अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे भारत में धीरे धीरे क्या होता फैलता है। और पूरा भारत जो है 200 साल तक, लगभग 300 साल, 250 साल तक लगभग भारत जो है अंग्रेजों के कब्जे में बढ़िया से रहा। 1700 जब आपका मोहम्मद 1798 के अगल बगल से जो है 1700 लेकर के 1900 तक, 1947 तक भारत जो है 200 साल तक लगभग जो भारत जो अंग्रेजों के कब्जे में रहा। 1947 में
भारत जो है आजाद होता है, उनके चंगुल से मुक्ति होती मिलता है, और इसी के बारे में खास करके आपको जानना है कि कैसे कैसे क्या किए अंग्रेज लोग पूरे भारत में, सत्ता कैसे काबिज करते हैं, क्या चीजें करते हैं, सब चीजों के बारे में आपको जानना है। यहाँ से थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ से और देख लीजिए। सर रिकॉर्डिंग नहीं रहती है क्या इसकी? रिकॉर्डिंग हो गई आज, मेरे रिकॉर्डिंग मैंने लगाया आज है, आज रिकॉर्डिंग हो गई। सर कल वाली नहीं थी। नहीं, कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं थी। वास्को डी गामा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यात्रा का प्रारंभ कब से करता है? 1947, 1447 यहाँ पे है। वो यात्रा वापसी कब से करता है? 1499 करता है। ये देखिए वास्को डी गामा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए लिस्बन, पुर्तगाल, यूरोप, एशिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ से ध्यान दीजिए, जो चीज मैंने बताया आपको, मैं आपको ध्यान देगा, मैं आपको इतिहास से नहीं पढ़ाऊंगा, जो इतिहास भले चल रहा है, जहां पे कुछ चीजें आपको लगे कि मुझे काम किया वहां भी बताऊंगा। देखिए मोजाम्बिक यहाँ लिखा हुआ है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलधारा भी एक है। इसके बारे में बताओ भाई, मोजाम्बिक जलधारा गर्म है ठंडी है? मेडागास्कर तो यहाँ पे था, मोजाम्बिक आपका यहाँ पे है। बताओ मोजाम्बिक जलधारा कैसी है? जल में है कि मतलब ठंडी है, गर्म है? तो बताए। गर्म। जलधारा पढ़ लीजिए, जलधारा आपके एनवायरमेंट से प्लस में परिश्रम जरूर आएगा, जलधारा आपके आएगा। तो कौन गर्म ठंडी वाला मैंने बताया जो था, उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ये गर्म जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है। और चलिए ये देखिए अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे है, ये आप मैंने बताया था आपको, बीच में अटलांटिक पड़ता है। और चलिए तो आगे बढ़ते अब हम हैं, आगे आ जाइए। देखिए ये भारत में यूरोपीय बस्तियां कैसे कैसे बनती हैं, मतलब भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का कब्जा कैसे कैसे होता है। 1498 से लेकर के 1739 तक का टाइम है ये। इस बीच में जो है भारत में बस्तियां कौन कौन सी कैसे कैसे बनती हैं। सबसे पहले देखिए भारत में पुर्तगाली एंट्री करते हैं, और देखिए यहाँ पे कालीकट यहाँ लिखा हुआ, कालीकट है, कालीकट यहाँ लिखा हुआ है। 1498 ईस्वी में यहाँ लिखा 1498 प्रथम बार जो पुर्तगाली जो है लोग यहाँ पे जो आए। देखिए एक चीज यहाँ से संकेत देख लीजिए, संकेत जो लिखा हुआ है, देखिए ये जो गोला निशान बना हुआ है ये आपके यूरोपीय बस्तियों का है। ये देखिए प्लस का निशान जो है ये पुर्तगाली बस्तियों का है। ये क्रॉस का निशान जो आपका है, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, जो ईसाइयों का जो चिन्ह होता है क्रॉस वाला, अंग्रेजी बस्तियों का है ये इसका चिन्ह फ्रांसीसी बस्तियों का है, इसका डच बस्तियों का, इसका डेनमार्की बस्तियों का है। जो लिंक बना हुआ चिन्ह बना दिखेगा आपको, सारी चीजें अलग चिन्ह बने हुए हैं। बहुत इसके बहुत परीक्षा प्रश्न आपके यहाँ से तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें जो परीक्षा में आपके काम की, इस चीज को जानिएगा। मतलब इतिहास के इतर कुछ चीजें काम की, आपके इतिहास भी जानिए आप यहीं से, और कुछ चीजें और जो काम की आपको उसको भी जानिए यहीं से। देखिए द्वीप यहाँ लिखा हुआ है, ये बताओ कैसा प्रदेश भारत का है? केंद्र शासित है कि राज्य है? ये तो शासित प्रदेश है। दामन केंद्र शासित प्रदेश आपका है। इसमें कुछ और भी जुड़ा हुआ है, देखिए दमन, ये दमन यहाँ पे आपका है। दमन और दीव, दमन और दीव दोनों आपके, मतलब अगर परीक्षा में पूछता कहाँ इस कंडीशन की है, तो देखिए आपका ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है ये। और ये क्षेत्र जो है ये भी आपके महाराष्ट्र का ही क्षेत्र, कुछ गुजरात का भी, गुजरात का कुछ पोर्शन है, कुछ महाराष्ट्र का पोर्शन है ये। तो दमन और दीव दोनों आपके जो है इसमें वर्तमान में एक बना दिए गए। दमन द्वीप दोनों एक हैं, पहले दो थे अब एक बने हुए हैं। बॉम्बे बम्बई जो आपकी बम्बई जो करते हो, देखो यहाँ पे है मुंबई आपके यहाँ पे है। गुजरात आप सूरत जो बात करेंगे, सूरत आपका यहाँ पे है, कि गुजरात का क्षेत्र में सूरत आपका है। और देखिए कन्नौज नहीं, कन्नौज नाम लिखा यहाँ पे है। माहे, माहे देखो यहाँ पर है। और 1725 लिखा देखो यहाँ पे माहे। और एक इसकी पुर्तगाली बस्ती थी, कहाँ गया ये? फ्रांस नहीं, फ्रांसीसी है ये। बहुत बाद में लोग छोड़े हैं भारत में, जब आजाद भारत होने के बाद बहुत बाद टच करके यहाँ छोड़ गए यहाँ से लोग। कोचीन बंदरगाह था पहले भारत का। और कोचीन आपका देखिए ये पोर्शन जो आपका है केरल का है। कोचीन कहाँ पड़ता है?
केरल वो में। केरल का क्षेत्र है। कोचीन आपके केरल में पड़ता है। मतलब इस परीक्षा में मान लीजिए पूछते कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, तो कहाँ पे है वो? केरल में आपके। ये आपके केरल राज्य। अगर किसी भी आपके प्रश्न यहाँ से बनेगा। कोलंबो राजधानी थी पहले श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका भारत बगल में था, श्रीलंका पर भी जो है गाल यहाँ पे है, मतारा है, और त्रिवनकोलम है, जाफना द्वीप। जो जो जाफना द्वीप का मतलब है जहाँ पे एलटीटी पहले था। एलटीटी माने जो स्वतंत्रता संग्राम जो थे आपके तमिल वाले जो थे, तो वहाँ जाफना द्वीप जो आपका, इस जाफना द्वीप आपको श्रीलंका में है, ये भी श्रीलंका में है। तो इस तरह से कोलंबो को बताओ वर्तमान राजधानी क्या श्रीलंका की है? श्रीलंका राजधानी बताइए, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। नहीं, कोलंबो नहीं है। कोलंबो वर्तमान राजधानी नहीं इसकी है। इसका कोई श्रीवर्धने करके है, जय श्रीवर्धने करके राजधानी बनाई गई इस वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी बनाई गई है। कोलंबो राजधानी थी पहले, वर्तमान नाम उसका चेंज हो गया है। श्रीवर्धने कुछ करके राजधानी इसकी वर्तमान में श्रीलंका राजधानी है, श्रीवर्धने कुछ करके है, देख लीजिएगा उसको। जयवर्धने या जय श्रीवर्धने करके राजधानी इसकी है इस समय श्रीलंका की। और यहाँ की सबसे लंबी नदी मैंने बताया, नाम बताइए। एक सबसे लंबी नदी नाम बताइए, कौन सी यहाँ की श्रीलंका की? महाबली गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, महाबली गंगा कहते हैं उसको। जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है उसको नाम है महाबली गंगा। तो नदी भी यहाँ पे एक है, जाफना द्वीप यहाँ पे है। यहाँ देखिए जो ये जगह जो आपकी है, ये जगह आपकी तमिलनाडु की है। ये जगह आपकी, यहीं पर आपका जो है कि 3 नदी का पानी मिलता है, इसको कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। 3 सागरों का पानी मिलता है। इधर आपका अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर आपका जो बंगाल की खाड़ी। 3 सागरों का पानी कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी पे मिलता है। कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में है। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है ये। इसको पॉइंट कैलीमेरे के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट कैलीमेरे। ये चलिए, ये देखिए आपका जाफना द्वीप हुआ। यहाँ देखिए नागपट्टनम, तंजावुर और कराईकल, ये क्षेत्र आपके मद्रास का ही क्षेत्र है। यहाँ पर भी बस्तियां बनती हैं। ये देखिए पंडिचेरी देखिए आपका यहाँ पे पुलिकट के बारे में कई बार परीक्षा में पुलिकट के बारे में परीक्षा में कई बार टच किया है। ये पुलिकट क्या है भाई? ये पुलिकट क्या चीज है बताइएगा कोई? पुलिकट क्यों प्रसिद्ध इतना है? पुलिकट में ऐसा क्या चीज है? डच बस्तियां बनी थी यहाँ पे पुलिकट। डच बस्तियां देखी है ये पुलिकट में। यहीं पर आपके भारत का जो हमें लग रहा है पुलिकट जो प्रसिद्ध इसलिए है, पहली बात तो ये पुलिकट एक झील है, एक तरह से झील यहाँ पुलिकट है। और पुलिकट जो है प्रसिद्ध है, हमें लग रहा है यहीं पे क्या बोलते हैं, रॉकेट उड़ाने की कोई जगह, लॉन्च करने की कोई जगह पुलिकट झील पर ही है। तो इसलिए प्रसिद्ध पुलिकट ज्यादा है यहाँ पे। और देखिए मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये भी आपकी जो है कोठी डच बस्ती यहाँ बनी थी, 1616 में बनी थी। प्रथम बार डच लोग यहीं पर एंट्री किए थे। प्रथम जो है कोठी का निर्माण यहीं पर किए थे। विशाखापट्टनम, ये भी आपके जो है कि आंध्र प्रदेश का ही जगह है। विशाखापट्टनम जो है भारत का बंदरगाह है ये। और जो जहाजरानी का निर्माण यहाँ पे खास करके होता है। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता कभी आपसे विशाखापट्टनम के क्या चीज है, तो यहाँ पे जो जहाजरानी मतलब बड़ी जहाजें पानी वाली बनती हैं वर्तमान में भारत में, तो आपकी विशाखापट्टनम में ही बनती है। यहीं पे प्राकृतिक नोजल डॉल्फिन यहाँ पे है। मतलब जो समुद्री लहरों से थोड़ा सा स्वतंत्र है, मतलब समुद्री लहरें यहाँ पे कम प्रभाव डालती है, सीधे नहीं डालती है, क्योंकि थोड़ा सा 3 तरफ से समुद्र से एक नोजल निकला हुआ है, नाक निकली हुई है, मतलब पत्थर निकला हुआ वहां पे है, पहाड़ी निकली हुई है। उसके कारण समुद्री लहरें कम प्रभावित करती है इसको, विशाखापट्टनम करती है। इसलिए यहाँ पे जहाज का निर्माण किया जाता है। कलकत्ता, ये राजधानी बनती है अंग्रेजों की, और यहीं से पूरे भारत में जो है फैलते हैं ये। 1690 देखिए लिखा हुआ है, 1690 में अंग्रेज यहाँ पे बनाते हैं, अपने कुटी बनाते हैं। और 1911 तक ये राजधानी रहती है अंग्रेजों की, कलकत्ता। बताओ राजधानी का परिवर्तन कब दिल्ली में हुआ है? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब बनी है? कोई बता दे। 1811 1911 है, 1911 1811 1911 है।
मतलब कलकत्ता राजधानी बनती है पूरे भारत में। अंग्रेज लोग यहीं से कब्जा पहले करते हैं, धीरे धीरे कब्जा करते हैं। और 1911 ईस्वी में शायद लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी को जो है यहाँ कलकत्ता से जो है, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनती है, दिल्ली राजधानी बनती है, उसके पहले राजधानी कलकत्ता ही थी। तो इस तरह से कुछ चीजें बारे में आपने यहाँ जाना, भारत के बगल बगल के जो भी थी कुछ चीजों के बारे में आपने जाना, और बस्तियों के बारे में जाना कि भाई कौन कौन से कैसे कैसे बसे आकर के पुर्तगाल डेनमार्क की कैसे कैसे भारत में एंट्री करते हैं। एक कुछ चीजें थी जो शुरुआती स्टेज की, जो यूरोपीय बस्तियां भारत में आके प्रवेश करती हैं, यूरोपीय देश जो है भारत में आकर अपनी बस्तियों का निर्माण शुरू करते हैं। और इनमें क्योंकि कई देशों के लोग, 7 देशों के लोग यहाँ पे आए थे, तो स्वाभाविक संघर्ष होना भी स्वाभाविक यहाँ पे। यहाँ पर संघर्ष होना क्या है, स्वाभाविक ही है, लड़ाई झगड़ा दोनों में होता है। और धीरे धीरे जो है पूरे भारत में जो है कि सारी समाप्त होते हैं, कुछ ही जगहों पर कुछ बचते हैं, और पूरे भारत में कब्जा अंत में अंग्रेजों का ही हो जाता है। जैसे आपका दमन द्वीप हुआ, कुछ जगहों पर पुर्तगाली और डच लोग बने रहते हैं, बाकी जगह पूरी तरह अंत इनका हो जाता है। एक चीज और यहीं से मजा थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, पुर्तगाल और अंग्रेज, इंग्लैंड, पुर्तगाल और इंग्लैंड में एक वैवाहिक संबंध बनता है। और तान जो है भारत का बॉम्बे होता है। दहेज में किसको दिया जाता है, दहेज में पुर्तगाल जो था, बॉम्बे जो था, ये पुर्तगालों की जो है कि मतलब बस्ती थी, बॉम्बे पुर्तगालों के अधीन था। कैथरीन जो है पुर्तगाल की मतलब राजकुमारी थी, और जेम्स प्रथम कुछ नाम था उनका, जो इंग्लैंड के प्रिंस राजकुमार थे। दोनों में वैवाहिक संबंध कायम होता है। वैवाहिक संबंध बनता है यूरोप में, लेकिन राजदान किसको, दहेज किसको मिल दिया जाता है, अंग्रेजों को दहेज में क्या मिलता है, बॉम्बे मिलता है। यहाँ से जो बॉम्बे आपका दिख रहा है, मतलब पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में अंग्रेजों को क्या दिया, बॉम्बे दिया, बम्बई दिया। मतलब शादी तो यूरोप में होती है, पुर्तगाल और अंग्रेज शादी करते हैं, लेकिन दान किसका होता है, मतलब भारत में अंग्रेजों ने जो है बॉम्बे को जो है ले लिया, अंग्रेजों से मतलब पुर्तगालियों से लिया। चलिए ठीक है, कुछ चीजें और अब यहाँ से देखिए जो शुरुआती स्टेज के हैं, जो आपके काम के हैं। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कलम निकालिए आप लोग, कुछ चीजें नोट कर लीजिए शुरुआती स्टेज की जो आपके काम के हैं। आवाज मेरी मिल रही है ना आप लोगों को? मैं अब सीधे सीधे स्क्रीन हटा देता यहाँ से हूँ, आवाज आ रही है। चलिए नोट कर लीजिए कुछ चीजें आप लोग शुरुआत के। वास्को डी गामा वह प्रथम यूरोपीय था, प्रथम यूरोपीय या पुर्तगाली था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, 1498 ईस्वी। नोट कर लीजिए इसको। वास्को डी गामा हेक्टर नामक जहाज से काली मिर्च लेकर के भारत से यूरोप पहुंचा। हेक्टर नामक जहाज खास करके यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 60 गुना लाभ मिला था उसको यहाँ से, ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा। कुछ चीजें और काम के यहाँ पे हैं, नोट कर लीजिए इसको। अल्बुकर्क जो कि एक पुर्तगाली था, अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अल्बुकर्क ने अपने स्वायत्त क्षेत्र पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अल्बुकर्क ने अपने स्वायत्त क्षेत्र पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, और
सागर में उतरने के लिए बाकी देशों से कार्टेज आर्मेडा, शब्द है कार्टेज आर्मेडा, नामक कर वसूल करते थे। सर ये वाला फिर से बोल दीजिए। पुर्तगाली अपने सागर का स्वामी कहते थे और सागर में उतरने के लिए बाकी देशों से कार्टेज आर्मेडा नामक कर वसूल करते थे। चलिए, हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है आवाज। आवाज आ चलिए, रही है ठीक। सर। तो कार्टेज आर्मेडा नामक कर वसूल करते थे। चलिए, आप क्रम लिख लीजिए, आने का क्रम लिख लीजिए, अंग्रेजों के आने का क्रम लिख लीजिए, कैसे कैसे आए थे कौन लोग। सबसे नंबर 1 पे पुर्तगाली आए थे, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये आने का क्रम था इन लोगों के। चलिए, हो गया। हो गया। चलिए, अगला आपका यहां से है एक, देखिए यहां से सर हॉकिंस का नाम परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि सर हॉकिंस कौन था। कैप्टन हॉकिंस, ये जो अंग्रेज थे उन्हीं का था ये। और सर हॉकिंस जो था, जो जो अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी उसी का एक तरह से गवर्नर था ये। और जहांगीर के दरबार में प्रथम बार गया था ये, उसको नोट कर लीजिए। सर हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखता है। और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित, मतलब परीक्षा में पूछता कि सर थॉमस रो किसके समय में भारत आया था, ये परीक्षा में प्रश्न पूछता आपसे। तो आपको इतना याद रखना कि सर थॉमस रो क्या था, अंग्रेजों का जो व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एक गवर्नर था। और जहांगीर के दरबार में ये जो है भारत में, मतलब जहांगीर के दरबार में गया हुआ था। जरूर जानिएगा ये उर्दू और फारसी का भी ज्ञाता था ये। जहांगीर से फारसी में बात करता है। आप लोग जानते हैं कि मुगलों की, बताओ मुगलों की भाषा कौन सी थी? तो मुगलों की राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा कौन सी मुगलों की थी? फारसी। फारसी थी। तो फारसी में बात करता है। बड़ा जहांगीर बहुत खुश होता है इससे, भाई तो पहला अंग्रेज जो फारसी में बतिया रहा है हमसे। तो जहांगीर ने खुश होकर के इसको जो है कि अंग्रेज खान की उपाधि देता है। कहता है अंग्रेज खान है, मतलब अंग्रेज तो है क्या है, खान है। तो अंग्रेज खान की उपाधि प्रदान करता है सर थॉमस रो को। बहुत प्रसन्न, खुश होता है इसे। और जहांगीर ने इसको जो है अंग्रेज खान की उपाधि से प्रदान करता है जहांगीर से। तो सर थॉमस रो जो है एक अंग्रेज था जो कि फारसी और अरबी का भी ज्ञाता था। और जिससे चूंकि फारसी लैंग्वेज थी उसमें अंग्रेजों मुगलों की, तो फारसी में बात करता है और इसको प्रभावित करता है जहांगीर को। और वहीं से प्रथम बार जो है सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का उसे अनुमति प्रदान करता है। सूरत में, जो कि सूरत अब गुजरात में था उस समय, और गुजरात जो है अंग्रेजों के, मुगलों के अधीन था, तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उसे अनुमति प्रदान कर लेता है। तो इस तरह से वहां से जो है। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे,
एक चीज और यही साथ में उसके आई थी, जो आपका अभी मैंने बताया कि जो वैवाहिक संबंध बने थे इंग्लैंड में और पुर्तगाल में, राजा का नाम उस समय था चार्ल्स द्वितीय नाम था, और राजकुमारी का नाम था कैथरीन। और बम्बई द्वीप जो है दहेज में मिलता है किसको? अंग्रेजों को मिलता है। पुर्तगालियों का बम्बई द्वीप पर कब्जा था, बाद में जो दहेज में दहेज में पुर्तगाल ने अंग्रेजों को दे दिया। और वहीं से जो है परीक्षा में इस तरह पूछ सकता है आपसे है कि यूरोप में बने ब्रिटेन और फ्रांस में, ब्रिटेन और पुर्तगाल में बने वैवाहिक संबंध में भारत की कौन सी जो बस्ती जो है दहेज में दी गई थी? तो बम्बई थी वो। बम्बई को पुर्तगालियों ने जो है दहेज के रूप में किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। चलिए, और देखिए एक चीज और पूछता है, कलकत्ता की राजधानी जो है, कलकत्ता राजधानी बनती कब है और कौन बनाया था इसको? ये भी नोट कर लीजिए, परीक्षा में इस महत्वपूर्ण आप नोट कर लीजिए। जाब चरनाक, जाब चरनाक नाम है इस तरह, देखिए जाब चरनाक। जाब चरनाक ने अगस्त 1619 में 1690 में सूता नाती नाम है सूता नाती में एक कोठी की स्थापना करता है, जो बाद में ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव बनती है, जो जहां से भारत की राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ती है। मतलब कोठी बनाता है वहां पे 1690 में, और वर्तमान बाद में जो है कलकत्ता नाम का जो ये लोग जो है बाद में कलकत्ता राजधानी बनती है। मतलब यहीं से जो शुरुआत होती है राजधानी की। चलिए, एक मिशन और यहीं से आता है, सर सरमन करके है। ये भी अंग्रेजों का था, जो फखरुसियर एक राजा बादशाह था अंग्रेज था उसका, उसके शासनकाल में ये सर सरमन पहुंचता है। और उस समय बीमारी से, उसको बहुत दर्दनाक बीमारी थी, फोड़ा वोड़ा कहीं हुआ था पेट में उसको। तो एक इस साथ में जो गया था, सर सरमन जो गया था, उसके साथ में एक डॉक्टर भी था, विलियम हैमिल्टन नाम था उसका, विलियम हैमिल्टन। तो फखरुसियर की वो करता है, मतलब सर्जन करता है, डॉक्टरी करता है उसका, मतलब चीड़फाड़ करके उसका जो पाका फोड़ा सही करता है। फखरुसियर बहुत खुश हो जाता है, और खुश होकर के क्या करता हुआ है, को जो है कि सिक्के ढालने का अधिकार दे देता है। मतलब आप अपना जो है टकसाल बना सकते हैं यहाँ पे, और सिक्के ढाल सकते हैं। यही देखिए, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो अध्यादेश मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? ने मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है? हाँ। चलिए, 1700 के अगल बगल जो फखरुसियर जो है वो आदेश पत्र जारी देता है, जब चूंकि उसको बीमारी थी, फोड़ा निकला था पेट में उसके, था मतलब था, उसको काट करके हैमिल्टन उसको सही करता है, तो बड़ा खुश होता है भाई। तो उसके बाद प्रशासन क्या करता है, अंग्रेजों को टकसाल में जो अपने सिक्का ढालने की अनुमति प्रदान करता है। पहला काम ये हो गया। और 38 गांव खरीदने का, 38 गांव जो थे अगल बगल के, उनको कहता आप खरीद सकते हैं इसको है। उसको तो लोग अंग्रेज करते उसको लेते हैं, लेते उसको हैं। और से जो है शुरुआत में जो है मतलब प्रसन्नचित होकर के, और 3000 रुपया लेकर के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है, और 10,000 रुपया वार्षिक लेकर के दो जगह पे, एक पश्चिम बंगाल में, एक सूरत में, 3000 रुपये जो है पूरा नियंत्रण देता कि आप व्यापार कर सकते हो फ्री में, और 10,000 रुपया लेकर के सूरत में जो व्यापार, 10,000 लेकर सूरत में और 3000 लेकर के कलकत्ता में। तो ये 38 गांव खरीदने के, और क्या बोलते हैं, टकसाल बन, 3 चीजें प्रदान करता है। इस तरह से क्या होता है, इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जानते हैं। मैग्ना कार्टा होता है अधिकार पत्र, उसको शुरुआत में मिलता है। और यही भारत में जो है अंग्रेजों की नींव का जो है एक जो है, पूरे मुगलों का भी अंत होता है, सभी भारत में कर लेते हैं लोग हैं, यहीं से शुरुआत होती है। चलिए, कुछ चीजें
नोट कर लीजिए इसमें से, और भी कुछ चीजें हैं। कितना टाइम कितना हो गया भाई बता दीजिए, कोई टाइम क्या हो? 8:10 होने वाला था। चलिए 20 मिनट और देखिए। बहादुर शाह प्रथम कुछ काम के आपकी चीजें यहाँ पे हैं। जैसे हमला होता है इसी बीच में है, जो मुगलों का अंत होता है। मुगलों के अंत के पीछे 2-3 कारण थे। एक तो सत्ता पर पूर्ण धन पर पूरे से कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया, धन उसने लगे यहाँ से। दूसरा कारण था कि कुछ जो है यूरोपियों ने, कुछ जो आपके यूरोपियों के साथ साथ कुछ आपके क्या बोलते हैं, ये जो अरबी लोग थे, जैसे नादिर शाह का नाम आता है। नादिर शाह यहाँ पर आक्रमण करता है और पूरे भारत को जो अंतिम जो बचा हुआ था, जो थोड़ा मतलब कि मुगल वंश जो चल रहा था, पूरा उस पर आक्रमण करता, पूरे तहस नहस कर देता। उसमें पूछा गया है, जैसे तख्ते ताउस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तख्ते ताउस का नाम सुना होगा कि तख्ते ताउस क्या था और क्या चीजें थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। और 3-4 चीजें यहाँ देखिएगा। तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, 2 चीजें यहाँ से नादिर शाह ले जाता है। और इसका आक्रमण बताओ कब हुआ था, कोई बताएगा हमको? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 डेट है, 1739। उसमें शासक यहाँ पे था मोहम्मद शाह। शासक कौन था? शासक था इसमें वहां का, यहाँ का तो मोहम्मद शाह नाम था उसका। फिर शाह 1739 में आक्रमण करता है अरब से। जानिएगा, नादिर शाह को ईरान का जो है क्या बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। परीक्षा में भी कभी पूछ सकता है आपसे, है दिमाग में अगर रखना चाहिए आपको। नादिर शाह को क्या बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन बताओ कौन है? भारत का नेपोलियन कौन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसी तरह से ईरान का नेपोलियन कौन था? नादिर शाह था। और बताओ वास्तव नेपोलियन था कहाँ का? नेपोलियन था कहाँ का? फ्रांस। फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। उसने कहता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मतलब असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। वो सब कुछ करने को तैयार होता था। अंत में ईमान करता है, उसके आक्रमण से करता है। तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहते हैं। 1739 में आक्रमण करता है और बहादुर शाह बहुत भयभीत हो जाता है। 80,000 सेना लेकर के उसे जो है लड़ने को उतारू होता है। अंत में जो है दोनों लोग समझौता हो जाता है। नादिर शाह भारत में लगभग 6 महीने तक रहा, खुतबा पढ़वाया और ऐसा लगता था कि पूरा मुगल वंश पे पूरा नादिर शाह का कब्जा हो गया है। खुतबा पढ़वाया, सारी चीजें की, अपने नाम का सिक्का ढलवाया उसने, नादिर शाह ने किया। 6 महीने बाद जो है 30,000 रुपया, 30 करोड़ रुपया लेकर के, तख्त ताउस लेकर के, कोहिनूर हीरा लेकर के यहाँ से भारत से जो है ईरान से वापस लौट जाता है नादिर शाह। तो 3 चीजें आपको याद रखना। कोहिनूर हीरा के बारे में बात आई, बताइए भाई कोहिनूर हीरा कहाँ मिला था प्रथम बार, कहाँ से निकाला गया था, कहाँ पे था पहले? कर्नाटक में था। बताइएगा। हाँ, किसके अधीन था पहले? राजा रणजीत सिंह नाम है, राजा रणजीत सिंह। कर्नाटक में उसमें शासक जो सत्ता थी उसमें रणजीत सिंह की थी। तो राजा रणजीत सिंह के अंतर्गत पहले अधीन पहले कोहिनूर हीरा था। बाद में जो है कि क्या नाम है, शाहजहां को ये हीरा जो है वो भेंट देता है। क्या करता है, मतलब शाहजहां के पास हीरा वहां से आता है, कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास आता है और शाहजहां इसे अपने तख्ते ताउस में जो है कि खुदवा के लगवाया था इसको। तख्ते ताउस मतलब जहाँ पे शाहजहां गद्दी पर बैठता था दिल्ली दरबार में, उसको वहां पे लगवाया था। तो तख्ते ताउस को सबसे बड़ी बात तख्त यहाँ का उसको इतना अच्छा लगा, तख्ते ताउस लगा। मयूर सिंह, इसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। तख्ते ताउस, तख्ते मतलब होता है तखत और ताउस का मतलब होता है मयूर या मयूर। तो तख्ते ताउस को इतना अच्छा लगता है नादिर शाह को कि यहाँ के सिंहासन को अपने जो भी थे उसमें गधे या घोड़े जो भी थे उस पर लदवाता और लदवा कर लेकर कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला लेकर, मतलब ईरान चला जाता है लेकर के, मतलब यहाँ के सिंहासन को ही उठा ले गया वो। और जो कोहिनूर हीरा था उसको भी यहाँ से लेकर के चला जाता है। बाद में जो है कि पुनः संघर्ष होता है कोहिनूर हीरा को लेकर के। तो बाद में इसमें थे महारानी जो एलिजाबेथ हैं वहां के, उनके जो है कि वहां रखा हुआ है, इसमें कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। तो बड़ी लंबी कहानी कोहिनूर हीरे की है। अच्छा बताओ, हीरे का जो है कि शुद्धता किसमें मापी जाती है? हीरे की शुद्धता का मापक कौन सा है, क्या है? कितना शुद्ध हीरा किसमें मापते हैं उसको है?
मात्रक क्या, हीरे की शुद्धता का मात्रक क्या है? इसका नाम है कैरेट। नाम क्या इसका है, मात्रक क्या है इसका? कैरेट है। हीरे को किस में मापते हैं? हीरे को और सोने को कैरेट में ही मापते हैं। हीरे को शुद्धता और सोने को शुद्धता को किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। तो सबसे शुद्धतम हीरा जो था कैरेट था आपका, उसमें कोहिनूर था, आज भी प्रसिद्ध है। कुछ दिन महारानी के एलिजाबेथ के जो है उसमें जोड़े में लगाती थी, बाद में जो इसको जो वहां के संग्रहालय में रख दिया गया है। भारत बराबर डिमांड करता है, हीरा मेरे पास भेजिए, अभी भी मांग करता है। तो कोहिनूर हीरे की एक जो कहानी थी यहाँ से। और गोलकुंडा की खान जो है आपके पड़ती है, वहां से निकाला गया था इसको। कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा की खान से ही निकाला गया था। तो नादिर शाह का आक्रमण जो आपसे परीक्षा में पूछेगा कब बताया गया था, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर। और ये रही सही मुगल राज की जो सत्ता होती है उसको बिल्कुल ठेस मारता है और लगभग समाप्त कर देता है। और इसके बाद जो है नादिर शाह के बाद जो है आपका कई लोग गद्दी पे बैठते हैं। इसके बाद मोहम्मद अली का आक्रमण भारत पर होता है, 1747 में होता है। जो बचा कुचा था अंतिम में धक्का यह मार जाता है। और यहीं से अंतिम बादशाह आपका बनता है मोहम्मद शाह जफर बनता है, जिसको आप जो है शायर बादशाह के नाम से भी जानते हैं। कई तरह की रुबाइयां और संगीत वो लिखता था वो। शायर बादशाह परीक्षा में पूछा, शायर बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका नाम क्या देंगे आप? मोहम्मद शाह जफर। जफर नाम से शायरी लिखता था वो। मोहम्मद शाह नाम था और जफर नाम से शायरी लिखता था। इस तरह से अंत में जो है सबसे अंतिम शासक आपका नंबर आता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है। और इधर आपका जो है कि मोहम्मद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। दो लोग आक्रमण करते हैं और पूरी तरह से जो मुगल वंश जो है अपने सर सैया पर लेट जाता है। और अंत में अंग्रेज रही सही बात जो होती है अंग्रेज पूरा कर लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम होता है। इस संग्राम में मोहम्मद शाह जफर जो था दिल्ली से प्रतिनिधित्व करता है, पकड़ा जाता है। अंग्रेज लोग पकड़ते हैं इसको, पकड़ करके इसको जो है रंगून भेज देते हैं, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे अंतिम में जो कानूनी रूप से जो मतलब कहते हैं कि लोग हाँ अब यहाँ से समाप्त हो गया है, मुगल वंश समाप्त होता है। एक घोषणा पत्र जारी करती है एलिजाबेथ, वहां से कहां से जारी करती हैं? लंदन से जारी करती हैं कि अब भारत में जो कंपनी का शासन समाप्त होकर के मतलब वहां का शासन जो शुरू होता है, तो उसी को घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। इसमें कहीं मिल रहा है, डेट कोई उसका है, चलिए छोड़िए। देखिए यहाँ पे 1 नवंबर 1858 है। 1 नवंबर 1858। 57 के बाद जो क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद जो है 1858 को मुगलों के वास्तविक जो सत्ता थी यहाँ पे समाप्ति घोषणा कौन करती हैं? रानी एलिजाबेथ करती हैं लंदन से। उसका डेट है 1 नवंबर 1858 से भारत पर जो है अंग्रेजों की एक कानूनी सत्ता की स्थापना यहाँ पे हो जाती है। भारत में जो अंग्रेज लोग यहाँ पे हावी हो जाते हैं। इस तरह से आपका पूरी तरह से एक 2-3 चीजें और यहीं से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता आपसे है। था आपका प्लासी का युद्ध, और पे हुआ युद्ध के साथ साथ कर्नाटक का युद्ध है, क्या युद्ध है? प्लासी का युद्ध परीक्षा में आपसे पूछेगा, क्योंकि शुरुआती में स्टेज में जो युद्ध हो है, कहाँ पे था प्लासी का युद्ध? किसी को याद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए भाई, किसी को याद है प्लासी का युद्ध हुआ कब था? चलिए आगे मिलेगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। और एक चीज यहाँ से याद इतना रखना आपको है, आलमगीर द्वितीय जो बादशाह प्लासी युद्ध जब हुआ था अंग्रेजों में, जब अंग्रेजों और मुगल बादशाह बंगाल में जब हुआ था, प्लासी युद्ध जब होता है उसमें बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था भारत का। और अकबर द्वितीय जो शासक बनता है तो उसमें सत्ता अकबर द्वितीय जो पेंशनर बन जाता अंग्रेजों का है, उसमें मुगलों की सत्ता सिर्फ लाल दरबार जो थी उसी के अंतर्गत ही रह जाती है। सिक्के धारण करना, सारी चीजें वहीं उनका आदेश चलता, बाकी जो अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः मिलेंगे, अब आगे के बारे में चर्चा करेंगे। आगे अंग्रेज लोग भारत में क्या क्या करते हैं और कौन कौन सी चीजें परिवर्तित यहाँ पे होती हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में कैसे कैसे क्या चीज होता है, इस पर चर्चा हम कल कक्षा में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को सुप्रभात।